सरकारी स्कूल के देश के पहले मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या परी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं ईएफएस स्कूल की चटपटी खबरें। बात करेंगे यहां पर पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 53 ईएफएस स्कूल्स के हालचाल के बारे में और कुछ खबरों के बारे में। शुरुआत करेंगे स्कूल अपडेट से। तो ये थी स्कूल अपडेट्स। बढ़ते हैं अब चटपटी कहानियों की तरफ। पंचतंत्र की कहानियाँ जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, जातक कथाएं जिनसे हमने जिंदगी की सीख ली है, और ऐसी ही कुछ कहानियों को लेकर आ रहे हैं हमारे ईएफएस स्कूल के बच्चे बड़े ही रोचक तरीके से। देखिए। एक सुंदर वन में एक तालाब स्थित था। उस तालाब में अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। तालाब के किनारे एक बगुला भी निवास करता था जो अत्यंत आलस प्रकृति का था। बगुला एक दिन एक युक्ति सोचता है और वह तालाब के किनारे जाकर रोने लगता है। तब वहां केकड़ा आकर पूछता है, क्या हुआ मामा, क्यों रो रहे हो? तब बगुला बताता है, मैं बहुत पाप कर लिया हूँ, अब मैं पुण्य के रास्ते जाऊंगा। फिर वैसे भी मेरे को अब मरना ही है, तुम सब लोगों को जल्दी ही मर जाना है, यहाँ एक अकाल पड़ने वाला है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे थे। तब वो एक तुलसी का पौधा दिखा। वो घोड़े से उतरकर तुलसी के पैर पड़ने लगे। बादशाह अकबर बोले, तुम इस पेड़ से पैर क्यों छू रहे हो? बीरबल बोला कि ये हमारी माता है। अकबर को एक युक्ति सूझी कि बीरबल की आज परीक्षा ली जाए। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करी हूँ जिसका शीर्षक है जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक था अमीर और एक था गरीब। दिवाली आई, सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक कुछ न था और बड़ा भाई खुशियां मना रहा था। उसके घर में उसके बीवी बच्चे भूख के मारे मर रहे थे। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और कहा, मुझे खाने को कुछ दे दो, मेरे बीवी बच्चे घर में भूख के मारे मर रहे हैं। उसने उसे धक्का मार के हकाल दिया। एक बार एक गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर अकलू नाम का एक चतुर बंदर रहता था। वहाँ पास के गांव से कई सारे जानवर आते थे। उसमें से एक भैंस थी जो रोज उस पेड़ के पास में जो बहुत बड़ा तालाब था उसमें नहाती और खराब होकर चली जाती। ऐसे ही उस चतुर बंदर और भैंस के बीच में रोज लड़ाइयाँ होती थी। दोनों के बीच में रोज लड़ाइयाँ होती थी। तो ये रोज का सारा वार्तालाप जंगल के सारे जानवर सुनते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनकी इस समस्या का समाधान किया जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। माता पिता के बाद गुरु ही है जो बच्चे को सही मार्ग दर्शाता है, इसीलिए गुरु को सबसे ऊपर माना गया है। तो आइए मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे ही शिक्षकों से टीचर ऑफ द डे में। आप लोग तो किन विषयों का अध्यापन कर रही हैं?
चूंकि मैं विज्ञान स्नातक रही, इसलिए प्रारंभ में मैं विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य कराती रही। फिर जब मैंने स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य में कर लिया, उसके बाद से मैं अंग्रेजी का अध्यापन कार्य करा रही हूँ। आपको किस विषय में अध्यापन करने में रुचि है? वास्तविकता तो ये है कि मुझे अध्यापन में रुचि है, और ये एक शिक्षक, सही शिक्षक वही है कि जो किसी भी विषय का अध्यापन पूरी रोचकता से कर सकता है। विज्ञान यद्यपि भाषा से, कला से बहुत ही, दोनों की पढ़ाने की शैक्षणिक विधियां दोनों बहुत अलग अलग हैं, तथापि मुझे दोनों ही विषय को पढ़ाने में भरपूर आनंद आया और बहुत कुछ मुझे खुद सीखने को भी मिला। सर, आपको शिक्षण जैसे सम्मानीय क्षेत्र में आने के लिए किससे प्रेरणा मिली? बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझे सबसे अधिक जो है प्रिय नौकरी वो ये लगती है कि मैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों को ज्ञान देता हूँ, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा मतलब कहना चाहिए, शिक्षक एक ऐसा है जो बच्चों के निर्माण में सहायक करता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, और ताकि मेरे हाथ से पढ़ाई वाले बच्चे उच्च पद पे पहुँचे, और हमें एक अलग ही गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा आज कलेक्टर है या और उच्च पद पे पहुँचे। तो ये मेरी चाहत थी, इसलिए मैं इस पद पे आना चाहूँगा। आप अपने विद्यालय की सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ये कामना करता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे पढ़े और प्रशासनिक सेवा में जाए। यही मैं पढ़ाते समय बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं उससे संबंधित जो है प्रैक्टिकल में क्या होता है, कैसे करना है, कैसे मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, इस हिसाब से जो है मैं बच्चों के साथ में अध्यापन कार्य कराता हूँ। स्कूल में यूनिफॉर्म को क्या मानते हैं? यूनिफॉर्म स्कूल में इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल में सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुशासन। यदि अनुशासन होगा तभी स्कूल आगे बढ़े। तो अनुशासन के अंदर ही आता है यूनिफॉर्म। बिना यूनिफॉर्म के बच्चों का जो व्यक्तित्व होता है वो अच्छा ही लगता, और उससे सिमिलरिटी आती है, और जब सिमिलरिटी आएगी तो उनकी सोच भी सिमिलर होगी और वो आगे बढ़ेंगे। बच्चों के लिए कुछ अच्छे सुझाव दीजिए। बच्चों के लिए अच्छे सुझाव हैं कि वो अपने विषय को पूरा कमान करके पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर जो कुछ भी उनको होमवर्क मिलता है वो होमवर्क दिए गए शिक्षक के द्वारा करें, टाइम पर उसको दिखाएं, और आगे जो उसके रेफरेंस बुक्स वगैरह हैं उनको वो पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने आप को आगे ले जाएंगे, जिससे कि उस विषय में उनकी कमांड अच्छी। हम आपसे आपकी अभी तक की शासकीय सेवा के सफर के बारे में जानना चाहेंगे। जहाँ तक कि मेरे शासकीय सफ़र की बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस टीचिंग जॉब में 2009 में आई, और तब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग टीकमगढ़ के जेवरा हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी, और इसके बाद 2017 में एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हुआ, जिसको क्वालिफाई करने के बाद मैं यहाँ टीकमगढ़ के एक्सीलेंस स्कूल में आ गई, और इसके बाद 2019 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, और इसके बाद मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गई, और पिछले 2 वर्षों से मैं इसी स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। हम सबके जीवन में कोई ना कोई आइडल ज़रूर होता है, चाहे वो माता पिता हो, सिंगर हो, एक्टर हो, डांसर हो या कोई भी हस्ती हो। लेकिन क्या इन्हें स्कूल जाना पसंद था? क्या ये भी बचपन में शरारती हुआ करते थे? इनका बचपन कैसा रहा? जानेंगे कुछ ऐसी ही बातों को बचपन की बातों में। सर, आप इसी फील्ड में आना चाहते थे या फिर आपका कोई और सपना? नहीं, इस फील्ड में आने का मेरा ऐसा कोई सपना जैसा नहीं था, जैसे कई लोगों का बचपन से सपना होता है, ऐसा नहीं था। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, फिर 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और अच्छा उत्कृष्ट काम करना चाहिए जिसमें जन सेवा भी इन्वॉल्व हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शासकीय सेवा में आता हूँ। तो वो एक इम्पल्सिव डिसीजन था, ना कि सोच समझ के या बहुत पहले से जो लोग सोचते हैं, प्लान्ड डिसीजन नहीं। सर, आपके बचपन में स्वतंत्रता दिवस, यानी कि अभी जो यहाँ चल रहा है स्वतंत्रता दिवस या राखी, इससे जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? स्वतंत्रता दिवस से सबसे जो यादगार बात मुझे
जो अभी तक मुझे याद है वो है स्कूल में जो मिठाई पड़ती थी और जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो हम लोग कहानियाँ सुनते थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में मैं काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया, देश के लिए इतना उन्होंने बलिदान दिया, जो कि मैं नहीं सोचता कि अधिकांश लोग ऐसा कर पाएंगे। सर, ईएफए के कई सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से एक उद्देश्य हम छात्राओं के मन में जो किसी बड़े अधिकारी से बात करने में जो डर होता है वो डर निकल सके और हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। तो पहले तो ये समझना चाहिए कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं, सबके अपने काम है। जैसे तुम्हारा इंटरव्यू लेना काम है, आज मेरा काम है इंटरव्यू देना। ताकि मैं जिले का कलेक्टर हूँ तो उसके साथ में बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब सामान्य भाषा में आप कहते हैं बड़े अधिकारी, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सबके अपने काम है। और मेरे समझ से इस स्कूल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि पूरे देवास जिले में केवल IFA प्रोग्राम में आप ही को चुना गया। मेरे समझ से बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, इसी कारण से या आपके यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी मेहनत का फल है कि आप ही को बस चुना गया। अब आपको उससे क्या फ़ायदा लेना है ये बच्चों के ऊपर है। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप इसी फील्ड में जाना चाहते थे या आपका कोई और लक्ष्य था? जब मैं 10th पास किया था तब मुझे लगा मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन उस समय मेरी उम्र PMT के लिए 17 साल चाहिए थी, मैं उस समय 15 साल का था। तो मैं जो है फिर मैंने BSc करना शुरू कर दिया था। तो जब मैं BSc करना शुरू किया कॉलेज लाइफ में, फिर मैंने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी कैसे काम करते हैं, तो मेरी इच्छा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा की हुई और मैंने उसी को एक लक्ष्य मानते उसी की तैयारी की। तो मैंने कॉलेज टाइम से डिसाइड किया था कि मुझे IAS बनना है। सर, अभी 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके बचपन में स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी कोई घटना जिससे आपको बहुत प्रभावित किया हो? देखिए, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं NCC में था। और मेरी हमेशा से इच्छा रहती थी कि मैं NCC कैडेट के रूप में स्टूडेंट लाइफ जीऊँ। तो स्वतंत्रता दिवस के समय पे मैं जब भी NCC कैडेट के रूप में काम करता था, जब मैं अपने घर से NCC कैडेट के लिए निकलता था, तो उस समय जो है बच्चे या जो गांव के दूसरे लोग थे वो बोलते थे कि देखो छोटा पुलिस आ गया है, छोटा पुलिस आ गया है। तो NCC कैडेट के रूप में मुझे स्कूल के दिन और 15 अगस्त के दिन हमेशा याद आता है। आपका बच्चों के प्रति संदेश क्या है? तो मेरा बच्चों को प्रति संदेश में 2 बातें मुझे कहना है कि जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी स्ट्रीम में आगे बढ़ना हो, जीवन में बढ़ना हो, कैरियर हो, लाइफ हो, 2 चीज़ का बहुत ज़रूरी मुझे महसूस होता है, जिसको मैंने भी अपना लाइफ में अपनाया हूँ। ये कि हिम्मत हमारा बहुत ज़रूरी है। हिम्मत नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हिम्मत ही हमारा मूल है। बाहर अमीर हो या गरीब हो या कौन से गांव में पैदा हुआ या कौन से शहर में पैदा हुआ, वो मायने नहीं रखता। किसके पास हिम्मत है वो आगे बढ़ सकता है। छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ, छात्राओं के लिए जो विशेष रूप से कहना चाहूँगा, छात्राओं के अंदर यानी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, एकाग्रता उनकी ऐसी होती है अच्छी, क्योंकि उनका समाज व्यवहार में जाना आना कम रहता है। इससे बच्चियों के अंदर वो एकाग्रता इस तरह की विकसित हो जाती है कि वो साइंस और मैथ के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। देखिए, आज हमारे देश में हमारी कई बेटियां वैज्ञानिक बन रही हैं। आपने सुना होगा नाम विलियम, और जो अमेरिका की जो नासा कंपनी है ना, उसकी सबसे आगे मतलब वैज्ञानिक है, अपने भारत की रहने वाली है। और हमारी कल्पना चावला का नाम आपने सुना ही होगा। हमारी बेटियां भी इस तरह से बहुत आगे आ रही हैं काम करने के लिए, मैथमेटिक्स में, साइंस में रिसर्च करने के लिए। इसलिए बेटियों के लिए हमारा विशेष संदेश होगा कि साइंस और मैथ को यानी शुरू से 6वीं क्लास से 4वीं क्लास से इतना अच्छे से पढ़ें कि पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ें। आपको स्कूल जाना पसंद था? मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत सारी सहेलियाँ मिलती थी, टीचर भी अच्छा पढ़ाते थे। और आपका बचपन खेलकूद में बीता होगा? हाँ, अधिकतर खेलकूद में ही बीता। उस ज़माने में मोबाइल TV नहीं थे, इसलिए खेला बहुत। और क्या बचपन में शरारती थे? हाँ, मैं बचपन में बहुत शरारती थी। मेरे को दूसरों को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। मैं दीदियों को भी बहुत पकड़ती थी, किंतु एक दिन मैडम ने मुझे डांटा कि ऐसे जीव को पकड़ते नहीं हैं, नुकसान नहीं करते हैं। तभी से मैंने जीवों पर दया करनी है। हाय भगवान, आज देर बहुत हो गई।
चलो जब तक 2 नंबर बस आती है हम यहीं बैठ के थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं कुछ। चलो क्या कुछ खबर है नई? रोशनी, हाँ? स्कूल में क्या चल रहा है? कुछ याद वाद रहता है कि नहीं रहता है, कि यही बस ऐसे सहेलियों के नोट्स लाई, लिखने लगी, नकल करने लगी, यही सब चल रहा है क्या? नहीं पापा, वो मैंने आपको कल बताया था ना कि हमारे स्कूल में EFA मीडिया सेंटर खुला है, जिससे मेरी राइटिंग को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। आपको तो पता ही है ना कि मुझे लिखना कितना पसंद है। मीडिया, अभी स्कूल में भी ये सब चीजें शुरू हो गई है, इसमें भी समय बर्बाद होगा। अरे नहीं पापा, आप एक बार देखिए तो पहले। क्या है, दिखाओ। ये क्या है? EFA स्कूल, भारत की पहली हस्तलिखित मैगजीन। क्या है इसमें? पापा, इस मैगजीन में हम हर महीने एक प्रसिद्ध हस्ती का इंटरव्यू लेते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कविता, कहानियाँ, अपनी मन की बातें, सुविचार और चुटकुले जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। पापा, ये इंटरव्यू मैंने लिया है। अरे बेटी, ये तो तुम्हारा फोटो है और कलेक्टर साहब भी साथ अपने जिले के। अरे वाह, ये सब नहीं पता था बेटी मुझे तुम पे गर्व है। मेरी बेटी ने तो जर्नी अपनी शुरू कर दी है, आप भी एक मौका दीजिए अपने बच्चों को भारत की पहली हस्तलिखित मैगजीन में अपना हुनर दिखाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए। क्यों रोशनी, सही कहा ना बेटी मैंने? हाँ पापा। A single piece of paper can't decide my future. हर बच्चा कुछ खास होता है, हर किसी के पास एक स्पेशल टैलेंट होता है, अब चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर में हो। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अचीवमेंट्स के बारे में स्कूल सुपरस्टार में। आज मिलवाना चाहूँगा अपने मित्र ओमीर से, जिन्होंने शूटिंग खेल में हमें, हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया। तो ओमीर जी, आप हमें बताओ आपका कौन सा खेल है? नमस्कार, मेरा शूटिंग खेल है, फायरिंग। मेरे को बचपन से ही हथियार से बहुत प्यार रहा है, क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा मेरे लिए खिलौने वगैरह लाते थे तो मैं उसमें से हमेशा बंदूक ही चुनता था, क्योंकि मुझे बंदूक से बचपन से ही लगा। अच्छा, तो आपने शूटिंग खेल चुना और जैसा कि हम जानते हैं हमारे मित्र ने शूटिंग खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई और हमारे स्कूल का मान बढ़ाया। तो ओमीर जी, आपके अंदर शूटिंग का भाव कैसे और कहां से आया? मेरे अंदर शूटिंग का भाव बचपन से ही था, जैसा कि आपको पता है। फिर मैंने SF ग्राउंड में जाता था बचपन में, तो वहाँ पे देखता था पुलिस वाले और आर्मी वाले जो फायरिंग करते थे, सलामी देते थे, तो मेरा ही मन होता था कि मैं भी चलाऊं। आपने जिले की मेरिट में आने के लिए क्या किया? स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट सीख लेता है वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकना नहीं है। मैंने भी टाइम मैनेजमेंट किया, अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया और उसके अनुसार अध्ययन किया, इसी कारण मैं मेरिट में आई हूँ। क्या आपने स्कूल के अलावा अतिरिक्त ट्यूशन भी लिया? नहीं, मेरी स्कूल के शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, वे सारे विषयों का डीप में अध्ययन कराते हैं। शिक्षकों द्वारा सौंपे गए कार्यों और व्यक्तिगत अध्ययन के बीच मुझे कभी ट्यूशन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो स्वाध्याय करती रही और इसका परिणाम आपके सामने है। मैं आपसे आपके खेल और आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। आप वॉलीबॉल राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, आपकी वॉलीबॉल में रुचि कैसे हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फुटबॉल खेलना चाहती थी। स्टार्टिंग से मैंने सोचा था 6th क्लास से कि मैं फुटबॉल खेलूँ, फुटबॉल प्लेयर बनूँ, बट अपने बैतूल में फुटबॉल ग्राउंड तो मुझे नहीं मिल पाया। बट फिर मैंने वॉलीबॉल ग्राउंड देखा, मैंने वॉलीबॉल खेल के भी देखा 15-20 दिन। फिर मैंने देखा कि उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर मैंने सोचा और ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहिए और बेहतर करना है मुझे। तो फिर मैं गई, होशंगाबाद गई, फिर संभाग वहाँ खेला, फिर विदिशा गई मैं स्टेट लेवल के लिए। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहा
मेरा जो एक्सपीरियंस और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम खेलने बाहर जाते हैं तो सारी चीज़ें सीखते हैं, सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने विद्यालय का एक और छात्र जितेन हैरवार से बातचीत के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूँ। क्या जितेन, आप कुछ प्रश्नों के आंसर दे पाएं? जी हाँ। कबड्डी खेल का उद्गम स्थान? तमिलनाडु में। कबड्डी खेल की समय अवधि? 40 मिनट। कबड्डी खेल की शुरुआत? 1936 में। आपने कितनी बार जीत हासिल की? 3 बार। EFA के माध्यम से आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी दिनचर्या में खेलों को अवश्य शामिल करें, जिससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पहला गड्ढा कहाँ खोदा गया और कब खोदा गया? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में बच्चों से हमारे खास कार्यक्रम डू यू नो में। क्या आप जानते हैं यह ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इसमें कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इनमें हमारी पृथ्वी के भी कुछ कम रहस्य नहीं हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर सबसे पहला और सबसे गहरा गड्ढा कब और कहाँ खोदा गया? पृथ्वी पर सबसे पहला और सबसे गहरा गड्ढा सोवियत संघ एशिया में 1970 ईस्वी में खोदा गया, जिसका नाम कोला सुपरदीप बोरहोल है। पृथ्वी के केंद्र तक जाना असंभव है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक तापमान है। इसी तरह यह एक रहस्य ही है कि पृथ्वी के केंद्र में क्या छुपा पड़ा है। मणिपुर फ्लोटिंग आइलैंड, क्या आपने कभी तैरते हुए आइलैंड के बारे में सुना है? लोकतक झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप पानी में तैरते हैं। यह द्वीप मिट्टी और पेड़ पौधों से मिलकर बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस द्वीप पर एक तैरता हुआ जंगल भी है जिसमें अनेकों प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। लोकतक झील को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं आपको महेश्वर के महत्व के बारे में आज बताना चाहती हूँ। महेश्वर मध्य प्रदेश में के खरगोन जिले में स्थित एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं क्योंकि यह बहुत सुंदर तथा प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की प्रमुख साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, जो लोगों को बहुत सुंदर और पसंद आती है। इसे महेश्वर नगर को महेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका इतिहास लगभग 4500 वर्ष पुराना है। मैं आपको आज ऐसे अजीबोगरीब बातें बताना चाहती हूँ जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। कि नंबर 1, क्या आपको पता है दुनिया में 11% लोग अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं? नंबर 2, कि भालू के 42 दांत होते हैं। क्या आपने कभी सुना है औसतन लोग बिस्तर में जाने के 7 मिनट बाद ही सो जाते हैं? क्या आपको पता है दुनिया में 85% पौधे समुद्र में पाए जाते हैं? केकड़े का खून रंगीन होता है लेकिन उसे ऑक्सीजन मिलने के बाद वह नीला हो जाता है। क्या आपको पता है पैसे एक ऐसी नंबर 1 की चीज़ है जिसमें जोड़े ज़्यादातर लड़ते हैं या अधिकतर बहस करते हैं? क्या आपने कभी देखा है सभी कीड़ों की 6 टांगें होती है? इंसान की सबसे छोटी हड्डी उनके कानों में पाई जाती है। क्या आपको पता है नींबू में स्ट्रॉबेरी के अनुसार ज़्यादा शक्कर होती है? अगर हम 1 से 100 तक की संख्या अगर बार लगातार जोड़ें तो उसकी संख्या 5020 होगी। हम सभी जानते हैं कि गंगा जल पवित्रता का प्रतीक होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि गंगा की पवित्रता के साथ साथ औषधि रूप में भी अति महत्वपूर्ण होता है। गंगा जल अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 का मिलता है और जब हमें सर्दियों में खांसी हो जाती है, नॉर्मली सभी को होती है, तो जब इसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता तब जो बीमार होता है, बीमार व्यक्ति, उसे गंगा जल का सेवन कराया जाता है। और इतिहासकार भी बताते हैं कि जब सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते थे, साथ में अपने दरबारियों, अपने मंत्रियों, अपने मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। और जब अंग्रेज यहाँ भारत से वापस इंग्लैंड जाया करते थे तब वे अपने साथ जहाज में पीने के लिए गंगा जल का पानी ले जाया करते थे क्योंकि वह सड़ता नहीं था और उस वक्त मिनरल वाटर भी नहीं हुआ करता था।
कहते हैं किसी काम को करने का अगर कोई दिलचस्प तरीका मिल जाए तो काम में मजा आने लगता है। जैसे गाने सुनते सुनते सफाई करना, वैसे ही हमारे EFA स्कूल के बच्चों ने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए कुछ खास तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सब्जेक्ट टॉपिक्स में। पौधों को हम उत्पादक एवं स्वपोषक भी कह सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह सूर्य की ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल आदि से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका एक प्रमुख घटक क्लोरोफिल है, जो हर प्रकार के पौधों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य सूर्य की रोशनी सोखने का होता है, जो हरे रंग का होता है। यह कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, जिसे हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। चिड़िया के बहाने कवि ने एक प्रकृति और कोमल बच्चों को सपने में पिरोया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देंगे माने, बच्चा ही जाने। टॉपिक है कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी गणितीय व्याख्या, माना कि दो बिंदु Q1 तथा Q2 हैं, इनके बीच की दूरी है r, इनमें लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल F है। तब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F अनुक्रमानुपाती 1/r²। दोनों को समीकरणों को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, जिसका अर्थ है परि का कि हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की 3 शाखाएं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण एवं सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है कि प्रकृति ने जो हमें प्रदान किया है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्रदान किए हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत मानवों द्वारा निर्मित किए गए संसाधनों को ही मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। तथा सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित तथा प्राकृतिक पर्यावरण दोनों आ जाते हैं। इसमें क्योंकि धर्म, रीति रिवाज एवं पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव निर्मित द्वारा किए गए संसाधनों का भी समावेश है। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों के मन की बात को जानना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या लगता है? इन्हीं बातों को जानने के लिए हम लेकर आए हैं मन की बात, जिसमें बच्चों से ही जानेंगे उनकी सोच और उनके विचार। परिवार है जिसमें हम 4 सदस्य हैं। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी बड़ी बहन और मैं। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं और मेरी माता भी सिलाई का काम करती है। वे दोनों हमें बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं और हमें उतनी ही मेहनत करके पढ़ना है और हमारे परिवार का और हमारे देश का नाम रोशन करना है। मुझे आर्मी में जाना है, मेरे माता पिता के सपने को पूरा करना है और मेरे सपनों को पूरा करना है। मैं आर्मी में जाऊंगी और मेरे देश की रक्षा करूंगी। आज मैं अपने मन की कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। साथियों, आप सबको पता होगा कि पूरा भारतवर्ष आज़ादी का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारा देश त्याग और बलिदान से बना हुआ है। जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, वही महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सफलता पाई है।
यदि मुझे कोई अधिकार चुनने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं अपनी आज़ादी के रूप में नारी निडरता को चुनना चाहूँगी। नारी निडरता एक ऐसा अधिकार है जो सभी नारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है तथा यह अधिकार हमें ज़रूर मिलना चाहिए। देखा जाए तो आज हमारे देश में नारी सशक्तिकरण को लेकर कई मुद्दे सामने उठते हैं। यह भी कहा जाता है कि नारी की समाज में उन्नति हो, परंतु जैसे जैसे समय समय पर नारियों के साथ बलात्कार, अत्याचार तथा शोषण जैसे कई मामले सामने आते हैं, इससे नारी शक्ति की स्वतंत्रता के अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। अतः मैं यह चाहती हूँ कि नारी को निडर होकर जीने का अधिकार प्राप्त हो। मेरे मन में एक बात चल रही है कि कक्षा इनकी सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई की जाए, जिससे निर्धन छात्र भी सरकारी स्कूलों में निर्धन छात्र भी पढ़ सकें 12वीं तक। तो मैं ये चाहता हूँ कि कक्षा, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं और सभी को पता है कि कक्षा 8वीं तक तो सभी लोग निःशुल्क पढ़ लेते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन कक्षा 9th में जैसे प्रवेश लेने चाहते हैं तो अधिकांश बच्चे फीस का पर्याप्त साधन न होने के कारण प्रवेश से वंचित हो जाते हैं और अपनी स्कूली शिक्षा को भी पूर्ण नहीं कर सकते। कृपया मेरे मन की बात का निवारण करें। हर बच्चा कलाकार होता है और हर बच्चे की यही कलाएं उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। और हमारे EFA के बच्चों ने कुछ ऐसी ही कलाएं तैयार की हैं जो वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। चलो जाने में। अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है। अंतरिक्ष को देखने पर एक नीली गेंद के रूप में दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। गैलीलियो ने 400 साल पहले दूरबीन से अंतरिक्ष में झांका था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण यात्री काली मिर्च नमक भोजन पर नहीं छिड़क सकते क्योंकि सूखी चीज़ वहाँ उड़ती है। अगर किसी आदमी को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो वह 2 मिनट ही जीवित रहेगा। कविताएं जो हर रस को दर्शाती हैं, ऐसी कविताएं जो आपने कभी अपने जीवन में पढ़ी हों, लिखी हों, ऐसी ही कुछ कविताओं को लेकर आ रहे हैं EFA स्कूल के बच्चे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, कहा करी है कोई। अधूरी जानकारी पड़ सकती है भारी, इसीलिए पूरी जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे EFA स्कूल के बच्चे जरूरी जानकारी में।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आपको चचाई जलप्रपात के बारे में बताना चाहता हूँ। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी के तट पर बसा है। इसकी गहराई 130 मीटर के लगभग है। मध्य प्रदेश का यह दूसरा सबसे बड़ा झरना है। भारत में इसे एक बूंद वाले झरनों के नाम से भी जाना जाता है। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह प्रकृति का अनूठा एवं सौंदर्य चित्रण करता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आसान प्रक्रिया नहीं है। उसे हम लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? उसे भारत के राष्ट्रपति को वोट करने के लिए जनता द्वारा चुने गए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं राष्ट्रपति। क्या विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते? नहीं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते हैं तथा बल्कि 2 एंग्लो इंडियन राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी वोट नहीं कर सकते हैं। हर किसी का अपना अलग अंदाज होता है। किसी को एक्टिंग करना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, तो किसी को कहानियां सुनाना पसंद है। और ऐसे ही कुछ अलग अंदाज लेकर आ रहे हैं हमारे EFA स्कूल के बच्चे, अंदाज अपना अपना में। कहीं भी नहीं, बस आके पढ़ जाओ। आती आलसी कैसा है किट्टू, तू कब सुधरेगी? कहीं तो मतलब कैसा समझो किट्टू, तू कहीं करेगी जिंदगी में, कहीं तारा समझ आवे के भी नहीं आवे, कहीं दिमाग है कि मैं समझा के थकी खीरती तो कभी समझ नहीं आए। कतरी बार समझो बेटा, थोड़ा तो ध्यान दे लिया कर, ये कर लिया कर, तू कभी नहीं सुने। EFA स्कूल की चटपटी खबरों में फिलहाल इतना ही। हमने आज जाना कि कैसे ये 53 स्कूल पढ़ाई के साथ साथ कला, कौशल, संस्कृति और वाचन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि इन्हें बाकियों से अलग बनाता है। साथ ही इस बुलेटिन के लिए हम आभारी हैं EFA के डायरेक्टर, साथ ही मीडिया सेंटर के डायरेक्टर, तमाम प्रिंसिपल्स और शिक्षक गणों का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे कुछ चटपटी खबरों के साथ। नमस्कार।